नमस्कार दोस्तों। जब पहले ही भारत में फाइटर जेट्स की कमी है तो रशिया से MiG-29 की डील कैंसिल करके कोई गलती तो नहीं की जा रही है। जर्मनी से टोर्नेडो फाइटर जेट लेना करेक्ट ऑप्शन होगा या नहीं? FUFA टेक्नोलॉजी से हम क्या हासिल करना चाहते हैं? इसी तरह के सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मनिंदर सिंह जी का सवाल है कि क्या हमने 21 MiG-29 की डील को कैंसिल करके बेवकूफी तो नहीं कर दी है? वैसे ही फाइटर जेट्स की कमी है। देखिए, 21 MiG-29 को खरीदने की डील साइन उस समय की गई थी जब चाइना के साथ काफी तनाव बना हुआ था। एक तरह से आप यह भी कह सकते हैं कि यह एक सिग्नल देने की कोशिश थी चाइना को कि किसी भी हालत में भारत इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा। जो MiG-29 लिए जा रहे थे, इन्हें काफी पहले तैयार किया गया था। इनका एयर फ्रेम 25 से 30 वर्ष पुराना है, लेकिन इनका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। सोवियत यूनियन के टुकड़े होने के बाद रशिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इन फाइटर जेट को खरीदता, इसलिए इनके नए एयर फ्रेम वैसे ही सुरक्षित रखे गए। इसी को भारत को ऑफर किया गया था। इन्हें भारत आने से पहले भारत के अनुसार UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाना था, यानी इनमें बेहतर जूक ASA रडार लगता, कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक लगते जिनसे इसकी रेंज बढ़ती, इसमें लेटेस्ट एवियोनिक्स और जैमर्स भी लगाए जाते, इसमें लेटेस्ट हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ साथ अच्छी BVR मिसाइल्स भी लगाई जानी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक न्यूज आई है कि भारत सरकार ने ऐसे 21 MiG-29 को लेने की डील रशिया के साथ कैंसिल कर दी है। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सबसे बड़े कारण की बात करें तो MiG-29 भले ही एक बेहतरीन फाइटर जेट हो, लेकिन यह सिर्फ 4th जनरेशन का ही फाइटर जेट है। इससे अच्छा तो यह रहेगा कि हम तेजस MK2 पर ज्यादा भरोसा दिखाएं, जो कि एक इंडियन फाइटर जेट है। इसको मेंटेन करना आसान रहेगा, इसकी फ्लाइंग कॉस्ट पर आर भी कम रहेगी, स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। यह काफी रिलायबल भी है और बहुत एडवांस्ड है। यानी हम धीरे धीरे रशियन फाइटर जेट से दूर हटके इंडियन फाइटर जेट्स की तरफ अपना ध्यान और अपने रिसोर्सेज को लगा रहे हैं। वैसे भी भारत MiG-29 को 2030 से रिटायर करना शुरू कर देगा, यानी इन 21 MiG-29 को ज्यादा समय तक नहीं उड़ाया जाता। इनकी जगह पर तेजस MK2 को लिया जाएगा। आगे चलकर हो सकता है 2 इंजन वाला तेजस यानी ओरका भी बनाया जाए, जो MiG-29 से कहीं ज्यादा एडवांस रहेगा। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा तभी मिल पाएगा जब कुछ डिफेंस प्रोजेक्ट्स जैसे कि इन 21 MiG-29 की डील को कैंसिल किया जाए। दूसरे बड़े कारण की बात करें तो भारत ने एक तरह से रशिया को पनिश किया है या सबक सिखाया है। ब्रह्मोस MK2 में रशिया हेल्प नहीं कर रहा है। स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट ज्यादा रखकर भारत को परेशान किया जाता है। MiG-29 में लगे RD-33 इंजन के डेरिवेटिव RD-93MA को JF-17 ब्लॉक 3 के लिए देना, सुखोई 30 MKI में लगने वाले AL-31 इंजन को रशिया चाइना को भी उपलब्ध करा रहा है ताकि वह उन्हें J-10 फाइटर जेट में लगाकर पाकिस्तान को बेच सके। यानी लगातार चाइना को वही टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स आदि बेच दिए जाते हैं जो पहले भारत को बेचे गए हों। यह सब कुछ ये जानते हुए भी किया जाता है कि अब तक भारत से रशिया को कहीं ज्यादा बिजनेस मिलता आया है। भारत ने सिर्फ 21 MiG-29 की डील को ही कैंसिल नहीं किया है, साथ ही इग्ला S वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, कैमोव हेलीकॉप्टर की डील, लाइट वेट माउंटेन टैंक्स की डील भी रशिया से कैंसिल कर दी गई है। MiG-29 ना लेने का एक और कारण भी है। काटसा एक्ट के तहत सैंक्शंस का खतरा भी भारत के सामने है। यूक्रेन के मामले में अमेरिका और रशिया आमने सामने आ रखे हैं। रशिया यूक्रेन पर अटैक करना चाहता है क्योंकि यूक्रेन रशिया के बॉर्डर के साथ होते हुए भी अमेरिकी ग्रुप नेटो में शामिल होना चाहता है। इससे अमेरिका अपनी मिसाइल्स को यूक्रेन में तैनात कर सकेगा, अपने एयर बेसिस को यूक्रेन में बना सकेगा और रशिया पर हमेशा निगरानी रख सकेगा। इसी कारण अमेरिका यूक्रेन को अपने ग्रुप में लाना चाहता है। ऐसे में जब रशिया और अमेरिका के बीच संबंध खराब होंगे और उसी दौरान भारत रशिया से ज्यादा हथियार खरीदेगा, तो अमेरिका इससे चिढ़कर काटसा एक्ट के तहत भारत पर सैंक्शंस लगा देगा। इसी तरह के सैंक्शंस का दबाव टर्की भी झेल रहा है। उनकी करेंसी लगातार गिरती जा रही है, वहां महंगाई बढ़ रही है। भारत इस तरह के सैंक्शन से बचना चाहेगा ताकि आगे चलकर
अपाचे, शिनूक, MH-60R जैसे हेलीकॉप्टर्स व MQ-9 ड्रोन के स्पेयर पार्ट्स में परेशानी ना झेलनी पड़े। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि MiG-29 की डील को कैंसिल करके भारत ने कोई गलती नहीं की है। ये फाइटर जेट इतने एडवांस्ड नहीं थे और इससे भारत की एयरफोर्स को कोई खास फायदा नहीं होने वाला था, बल्कि इससे जो पैसा बचेगा उन्हें इंडियन फाइटर जेट प्रोग्राम्स में लगाकर भारत कहीं ज्यादा तरक्की करेगा, कहीं ज्यादा तेजी से अपने फाइटर जेट बना सकेगा। रूपक जी का सवाल FUFA टेक्नोलॉजी को लेकर है। देखिए, दुनिया भर में ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम किया जा रहा है जिससे एक फाइटर जेट पायलट के वर्कलोड को कम किया जाए और पायलट को रिस्क फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए। इसीलिए FUFA जैसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। FUFA यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, ये ऐसे ड्रोन हैं जो फाइटर जेट वाले काम भी कर सकते हैं। एक ही फाइटर जेट की कीमत में 8 से 10 ऐसे लॉयल विंगमैन जैसे UAVs तैयार हो जाते हैं। ये UAVs लड़ाई के मैदान में असली फाइटर जेट से आगे उड़ते हैं और दुश्मन के फाइटर जेट का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। दुश्मन के फाइटर जेट्स पर BVR मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकते हैं। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर एंटी रेडिएशन मिसाइल्स लॉन्च करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को जैम ही कर देते हैं। अगर इस दौरान कुछ लॉयल विंगमैन वाले ड्रोन जेट्स दुश्मन की BVR मिसाइल्स या उनके एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स का निशाना बन भी जाएं, तो इसे ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं माना जाता है। साथ ही पीछे आ रहे इन ड्रोन जेट्स को कंट्रोल कर रहे मेन फाइटर जेट और उसके पायलट्स बिना ज्यादा रिस्क लिए हुए सेफ डिस्टेंस से सब कुछ कंट्रोल करके अपना मिशन पूरा कर पाते हैं। दुनिया भर में कई तरह के लॉयल विंगमैन टाइप कॉन्सेप्ट पर काम हो रहा है। भारत भी ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। पहले कैट्स वॉरियर का कॉन्सेप्ट सामने आया, लेकिन अब उससे ज्यादा पावरफुल व लॉन्ग रेंज वाले FUFA प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया है। इसकी टनल टेस्टिंग IIT कानपुर में हो रही है। आर्यन जी का सवाल है कि जर्मनी से टोर्नेडो फाइटर जेट लेना करेक्ट ऑप्शन होगा या नहीं। आर्यन जी, भारत MRFA डील के तहत 114 फाइटर जेट्स खरीदेगा। इसमें जर्मनी का टोर्नेडो फाइटर जेट शामिल ही नहीं है। फिर भी एक नजर डालते हैं जर्मनी के इस टोर्नेडो पर। टोर्नेडो को जॉइंटली इटली, यूनाइटेड किंगडम व जर्मनी ने मिलकर बनाया था। एक समय में यह काफी फेमस फाइटर जेट हुआ करता था और कुल मिलाकर 990 टोर्नेडो जेट्स को बनाया गया था। इन 3 देशों के अलावा सऊदी अरेबिया ने भी इस फाइटर जेट को खरीदा था। टोर्नेडो के 2 इंजन की टोटल थ्रस्ट 153 किलो न्यूटन है, जो राफेल से जरा सी ज्यादा है, लेकिन फिर भी टोर्नेडो राफेल से काफी तेज यानी 2400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था। इसकी फेरी रेंज भी 3800 किलोमीटर तक थी। टोर्नेडो जेट एक मल्टी रोल फाइटर जेट था। इसके पावरफुल जैमर्स दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ही जैम कर देते थे। यह फाइटर जेट का रोल तो निभाता ही था, साथ में इसमें 9000 किलोग्राम की मिसाइल्स को ले जाने की काबिलियत भी थी, जिस कारण यह एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट का रोल भी निभा सकता था। कम स्पीड पर भी अच्छी तरह से ग्राउंड टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसके विंग्स ज्यादा हॉरिजॉन्टल रहते थे। ज्यादा स्पीड पर एयर ड्रैग कम करने के लिए इसके विंग्स पीछे की तरफ मुड़ जाते थे, यानी यह एक स्वेप्ट विंग डिजाइन वाला फाइटर जेट था। इसके ऑनबोर्ड सिस्टम व एवियोनिक्स अपने समय में सबसे एडवांस थे। टोर्नेडो जेट छोटे रनवे से भी टेक ऑफ कर लेते थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज का कभी ना कभी अंत तो होता ही है। तो 40 वर्षों तक ऑपरेशनल रहने के बाद 2019 में टोर्नेडो जेट्स को भी F-16 की तरह और ज्यादा एडवांस बनाने की बजाय इसे रिटायर कर दिया गया। इसकी जगह जर्मनी, यूके व इटली ने यूरोफाइटर टाइफून को बनाकर उन्हें अपनी अपनी एयरफोर्स में शामिल कर लिया। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको ये जवाब पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।